दोस्तों, मान लीजिए आप अपने करीबी से मदद लेकर अपने चेहरे की एक छोटी सी कमी को ठीक करना चाहते हैं, मगर इस छोटी सी आशा के चलते आपको आपका पूरा शरीर ही बर्बाद करना पड़ जाए तो क्या होगा। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक रोमांचक मूवी लेकर आई हूँ जिसमें कई कहानियाँ मौजूद हैं। तो बढ़ते हैं उस ओर। मूवी की शुरुआत पहली कहानी से होती है। हम समांथा को देखते हैं जो थिएटर जा रही होती है। इस थिएटर में अलग अलग इंसानों को अलग अलग मूवीज दिखाई जाती थी। समांथा के लिए थी वुड्स मूवी। वो टिकट लेकर अंदर जाती है। पूरा थिएटर खाली होता है। सीट पर बैठने के बाद वो खुद को मूवी के भीतर खून से लथपथ अवस्था में पाती है। किसी से डरकर वो भागने लगती है और पत्थर से टकराकर सीधा एक लाश पर गिर जाती है। अचानक से एक आदमी वहां पहुंचता है जो अब तक उसका पीछा कर रहा था। समांथा घबराकर छिपी हुई होती है। ठीक तभी समांथा का दोस्त जेसन समांथा की मदद करते हुए उसे बचाकर जंगल से बाहर ले जाने लगता है। काफी देर तक भागने के बाद वो जंगल से बाहर रास्ते तक पहुंचते हैं और उन्हें वहां एक पुलिस की गाड़ी मिलती है। समांथा की हालत देख पुलिस ऑफिसर उस पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन जेसन समांथा को अपनी कंडीशन के बारे में बताने के लिए कहता है। समांथा की हालत सुनकर ऑफिसर उन दोनों को गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। इस बात से दोनों बेहद रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। ठीक तभी वो आदमी गाड़ी के सामने लोहे का मास्क पहनकर पहुंच जाता है। ऑफिसर उसे देखकर उसे अपनी हथियार फेंकने के लिए कहते हैं, लेकिन बिना ऑफिसर की बात सुने वो गाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। मजबूरन ऑफिसर उस पर गोली चलाने लगते हैं और इससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ऑफिसर मास्क के पीछे उसका चेहरा देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेहरा देखने के बाद वो घबराकर गाड़ी की ओर भागने लगते हैं, मगर उस आदमी के लाश से टकराकर वो जमीन पर गिर जाते हैं और ट्रिगर दब जाती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। जेसन और समांथा काफी घबराए हुए थे। ऑफिसर की गाड़ी से भागने के लिए जेसन ऑफिसर की जेब से चाबी लेने की कोशिश करता है, लेकिन मास्क पहना हुआ आदमी दोबारा से उठने लगता है और घबराहट में जेसन उसे काफी जोर से लात मारकर समांथा को लेकर भाग जाता है। ये लोग भागते भागते माइक नामक एक लड़के के घर पर पहुंचते हैं और उसे अपनी व्यथा बताते हैं। वो लड़का उनकी बातें सुन ही रहा था कि अचानक मास्क मैन वहां पहुंच जाता है और हथौड़े से उन पर वार कर देता है। अब तक इन्हें और हमें लग रहा था कि मास्क मैन मर चुका है, मगर वो जिंदा था। वैसे हथौड़ा सीधा उस लड़के को जाकर लगता है। वहीं जेसन और समांथा जान बचाकर घर के भीतर छिप जाते हैं। घर में जेसन को एक गन मिलती है। मास्क मैन की वजह से जेसन काफी गुस्से में था। वो लगातार शूट करने लगता है, लेकिन मास्क मैन जानबूझकर उस लड़के को यानी माइक को आगे कर देता है, जिस वजह से सारी गोलियां उसे लगती है। यहाँ तक कि गोली की वजह से उसका सर भी ब्लास्ट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। समांथा बेहद डरी हुई थी। वहीं जेसन मास्क मैन से फाइट कर रहा होता है। मास्क मैन काफी बुरी तरीके से उसे पीट रहा था। इधर समांथा खुद को बचाने के लिए बेसमेंट में चली जाती है, जहां काफी सारे लाशें पहले से ही मौजूद थी। सभी लाशें सड़ी हुई थी और ये नजारा उसके लिए काफी भयानक था। एक तरफ जेसन अपना पूरा दिमाग लगाकर मास्क मैन को मारने की कोशिश कर रहा था, वहीं मास्क मैन ने पूरे बॉडी में लोहे की प्रोटेक्शन करी थी, जिसकी वजह से उसे चोट तक नहीं लग रही थी। गुस्से में आकर मास्क मैन जेसन के शरीर में कई सारे चाकू घुसाकर उसे बुरी तरीके से घायल कर देते हैं और बर्नर की मदद से उसकी बॉडी को जला भी देते हैं। जेसन की चीखें सुन समांथा मास्क मैन को मारने का जोश लेकर उसका सामना करती है। समांथा काफी गुस्से में थी। उसके अंदर क्रोध की ज्वाला जल रही थी, इसलिए वो मास्क मैन पर भारी पड़ने लगती है। काफी देर तक उसका सामना करते करते मास्क मैन का मास्क खुल जाता है और वो देखती है ये आदमी उसी का दोस्त फ्रेड है और ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं।
फ्रेड उसे याद दिलाता है कि जब वो सभी वीकेंड पर घूमने गए थे तब उन्हें बड़ी मकड़ियों का एक पहाड़ दिखा था और उस पहाड़ को छेड़ते ही मकड़ियां सभी पर हमला करने लग गई। इस मकड़ी ने समांथा और जेसन को काटा भी था, लेकिन फ्रेड यानी ये मास्क मैन छिपा हुआ था, जिसकी वजह से मकड़ी उसे काट ना सकी और अंत में एक्सीडेंटली उसके सर पर लोहे का मास्क गिरकर फिट हो जाता है और तब से वो इन मकड़ियों को मार रहा है और उन इंसानों को भी जो स्पाइडर मॉन्स्टर बन चुके हैं। फिर एकदम से समांथा चिल्लाने लगती है और उसके सर के 2 टुकड़े होने लगते हैं। उसके भीतर एक मकड़ी मौजूद थी। समांथा फ्रेड से कहती है कि अब वो खुद भी मॉन्स्टर बन चुकी है और फिर समांथा के कहने पर फ्रेड उसे मार देता है। वहां से बाहर निकलते ही फ्रेड पर कई सारी मकड़ियां हमला कर देती हैं। जैसे तैसे फ्रेड उन सभी को मार देता है। अगले सीन में फ्रेड का बर्ताव काफी अजीब सा लग रहा था। उसकी हरकतें देख साफ पता चल रहा था कि अब वो खुद भी इन्फेक्टेड होकर स्पाइडर मॉन्स्टर बन चुका है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी की शुरुआत होती है एक प्यारे कपल डेविड और एना से। ये दोनों भी उसी थिएटर में जाते हैं। थिएटर पूरा खाली था। दोस्तों, एना काफी परेशान रहती थी क्योंकि उसके चेहरे पर जलने के निशान थे। उसकी परेशानी देख डेविड उससे कहता है वो प्लास्टिक सर्जरी कराने में उसकी मदद कर सकता है क्योंकि उसकी मॉम ने भी कई सर्जरीज करी है और उन्हें इन चीज़ों की काफ़ी समझ भी है। डेविड सर्जन से बात करके उसकी सर्जरी की डेट फिक्स करता है। सर्जरी के बाद एना देखती है उसकी शादी डेविड के साथ हो रही है, मगर एकदम से डेविड की जगह डॉक्टर्स नर्स बड़ी सी नाइफ लिए खड़े थे। ये भयानक सपना देखकर उसकी नींद टूट जाती है। आंखें खोलते ही वो अपने सामने डेविड और नर्स को देखती है। डेविड उसकी तस्वीरें खींचकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद एना नर्स से एक मिरर मांगती है, लेकिन नर्स उसे मिरर देने से मना कर देती है। उसे धीरे धीरे शक होने लगा था, इसलिए रात को छिपकर वो कंप्यूटर पर अपनी डिटेल्स चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसकी शक्ल को सही करने के बजाय बिगाड़ा जा रहा है। ठीक तभी उसे एक महिला की चीखने की आवाज आती है। उसे चेक करते ही एना देखती है कि उस महिला की आंख और नाक को बंद करा गया है। ये नज़ारा देख वो घबरा कर हॉस्पिटल से भागने लगती है। नर्स को जैसे तैसे बेहोश करके वो उसका कार्ड चुरा कर भागने लगती है, मगर अंत में वो पकड़ी जाती है। डॉक्टर्स दोबारा से उसकी सर्जरी करते हैं। अब अगले सीन में जब उसकी आंख खुलती है वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। अपनी स्थिति के बारे में वो डेविड को बताती है। ठीक तभी डेविड उसे शांत होने के लिए कहता है और वो बताता है कि आज वो उसे अपनी माँ से मिलाना चाहता है। डेविड के जाते ही एना अपना चेहरा और शरीर देखकर रोने लगती है क्योंकि डॉक्टर ने उसके पूरे शरीर को बदसूरत बना दिया था। अब एकदम से डेविड की मॉम कमरे में आती है। उसे देखकर एना शॉक्ड रह जाती है क्योंकि डेविड की मॉम भी बिल्कुल एना की तरह भयानक लग रही थी। अब एकदम से एना को उसी थिएटर में दिखाया जाता है। वो थिएटर में खुद को अकेला पाती है। एना डेविड को वहां ना देख उसे ढूंढने लगती है और उसे ढूंढते ढूंढते वो प्रोजेक्टर ऑपरेटर के पास पहुंचती है। वो आदमी बताता है कि वो हर लोगों के नाइटमेयर्स बनाकर उन्हें इस थिएटर में दिखाता है, जिसे देखने के बाद उनकी हालत बेहद खराब हो जाती है। घबराकर एना थिएटर से भाग जाती है। अब शुरू होती है अगली कहानी। थिएटर के ठीक बाहर फादर अपना नाम देखकर थिएटर के भीतर जाते हैं और अब उनके नाइटमेयर सीन को दिखाया जाता है। स्कूल में एक लड़का पॉजेस्ड होकर स्कूल की छत पर चढ़ जाता है। स्कूल की एक नन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फादर, नन और कुछ बच्चों की आंखों के सामने उसे गिराकर मार दिया जाता है। एनी नामक एक लड़की उस मौत की वजह से काफी परेशान होती है। वहीं एनी की माँ उसका हौसला बढ़ाती है। दूसरी तरफ हम जान पाते हैं फादर के साथ नन रिलेशनशिप में थी। वो दोनों जब कुछ पल बिताकर बाहर आते हैं तब वो खून के धब्बों से बने डरावनी चीजें देख घबराने लगते हैं। अगली सुबह
एनी के साथ एक लड़की का झगड़ा हो जाता है और वो एनी के ठीक पीछे एक एंटिटी को देख घबराने लगती है। रात तक कॉन्वेंट की सारी लड़कियां पॉसेस्ड हो जाती हैं और नन इस बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करती है। उन्हें पता चलता है कि इन सभी को माशित नामक शैतान ने काबू करा है और ये लस्ट की लालच रखने वाले लोगों को सजा देता है। नन इस बारे में फादर को बताती है। ठीक तभी वो लड़का पहुंच जाता है जिसने इस कहानी की शुरुआत में आत्महत्या कर ली थी। वो अब डीमन में बदल चुका था। फादर के काफी डराने पर भी वो लड़का कहता है कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो कोई और है, इसलिए उसे डराने से किसी तरह का फायदा इन्हें नहीं होगा। लड़की की कुछ बातों से उन्हें लगता है कि असल शैतान एनी में है। फादर एनी को मारने की कोशिश करते हैं मगर एनी की माँ उसे बचा लेती है और तब जाकर हमें पता चलता है कि असल में शैतान तो एनी की मॉम के भीतर है, जो एक एक करके कॉन्वेंट की सभी लड़कियों को मारने के लिए उन्हें तड़पाने लगती है। एक एक करके एनी और बाकी लड़कियों पर अटैक होता है। फादर गुस्से में आकर सभी को नुकीली चीजों से मारने लगते हैं, जिससे कई बच्चों की जान भी चली जाती है। ऐसा करते करते वो लगभग सभी बच्चों को मार देते हैं। इस बीच एनी की मॉम भागकर कॉन्वेंट की छत पर जाती है और वहां से कूदने लगती है। नन उन्हें बचाने के चक्कर में उन्हें पकड़कर खुद भी कूद जाती है। छत से कूदने के बाद एनी की मॉम तो मर चुकी थी मगर नन अभी भी जिंदा बची थी, यानी कि अब उस शैतान ने नन को पोजेस कर लिया है। अब सीन दोबारा से थिएटर की ओर ले जाया जाता है। यह नज़ारा देखकर फादर को थोड़ा अफसोस होता है। वहीं उसकी हरकतों की वजह से प्रोजेक्टर ऑपरेटर फादर के पास पहुंचता है और उसे जान से मार देता है। इसी के साथ तीसरी कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। कुछ देर बाद थिएटर में एलन नामक एक महिला पहुंचती है। स्क्रीन पर एलन देखती है वो अपने बच्चों के साथ हॉस्पिटल में थी। आसपास का सारा नजारा एलन के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में था और उसके इर्द गिर्द मौजूद सभी लोग काफी अजीब से दिखने वाले लोग थे, जिन्हें देख वो इस बारे में डॉक्टर से बात भी करती है मगर डॉक्टर बिजी होने का कारण देखकर उससे ठीक से बात भी नहीं करते हैं। मीटिंग का बहाना बनाकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। वहीं एलन नोटिस करती है कहीं पर भी उसके बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो एकदम से कहीं गायब हो चुके हैं। काफी देर तक बच्चों को ढूंढने के बाद उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा था। वहां के कर्मचारियों से पूछने पर भी उसे कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इन लोगों के बीच एलन अकेली थी, इसलिए उसे डर लग रहा था। कुछ देर बाद उसे डॉक्टर के साथ कुछ बच्चों की आवाज आती है। ये बच्चे एलन के नहीं हैं। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि एलन दिमागी रूप से ठीक नहीं है और डॉक्टर उसे मरवाने के लिए इन बच्चों को कह रहे थे, जो कि ये बच्चे डॉक्टर के लिए काम करते हैं। साथ ही इन बच्चों को समझाकर बताया जाता है कि एलन के बैग में गन है और उसी गन का इस्तेमाल करके एलन को मारना होगा। ठीक तभी एलन अपनी बैग से बंदूक निकालकर कमरे के भीतर घुसती है और डॉक्टर को शूट करके बच्चों को अपने साथ ले जाती है और फिर सीन शिफ्ट होकर थिएटर में पहुंचती है। एलन के बैग में भी गन था। वो एकदम से बंदूक निकालकर खुद पर गोली चलाकर खुद को जान से मार देती है। कुछ देर बाद थिएटर में सैम नामक एक लड़का पहुंचता है। सैम देखता है कि वो किसी शो के लिए पियानो बजा रहा है। उसकी परफॉर्मेंस देख उसके माता पिता काफी खुश थे, लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं, एक आदमी उन पर बंदूक तान देता है और उन्हें जान से मारने की धमकी भी देता है। ये तीनों अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस हाथापाई और भागम भाग के दौरान उसके माता पिता और सैम को गोली मार दिया जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अगले सीन में हम सैम को देखते हैं। वो हॉस्पिटल में था। उसे होश आते ही वो डॉक्टर से अपने माता पिता के बारे में पूछता है, मगर वो ना तो यहाँ थे और ना ही डॉक्टर को उनके बारे में कुछ पता था। रात के समय सैम अपने ठीक बाजू में एक लड़के को देखता है जिसकी हालत काफी बुरी थी। उसे देखकर सैम को घबराहट होने लगती है और तभी वहाँ वही आदमी पहुँचता है जिसने उसे और उसके परिवार पर हमला करा था।
ये आदमी सैम को मारने की फिराक में आया था, लेकिन नर्स की वजह से उसे रुकना पड़ता है। अगली सुबह जब सैम उठता है और एक एक करके सभी लोगों से बात करता है, तब उसे पता चलता है कि यहाँ मौजूद सभी, यहाँ तक कि वो खुद भी मर चुका है। कुछ देर बाद सैम अपनी माँ को महसूस करने लगता है। सैम की मॉम उसे अपने पास बुला रही होती है। साथ ही हम देखते हैं कि सैम की मॉम ने सैम की दोस्त को मार दिया है और फिर सैम के साथ उस आदमी की लड़ाई भी होती है। वो आदमी सैम पर भारी पड़ रहा था, लेकिन सैम हौसला जुटाकर उसे जान से मार देता है और इसके बाद वो दोबारा से अपने सामने अपनी दोस्त, माता पिता और उस आदमी को देखता है। और इस सीन से हम समझ पाते हैं कि ये लोग मौत गेम के लूप में चल रहे हैं। अचानक से सीन थिएटर में शिफ्ट होती है। इस लूप को देखने के बाद सैम थोड़ा सा कंफ्यूज्ड था कि आखिर वो जिंदा है या नहीं, इसलिए वो प्रोजेक्टर ऑपरेटर से इस बारे में पूछता है। वो आदमी बताता है कि सैम तो जिंदा है, मगर बाकियों की कहानी खत्म होते ही उन्हें प्रोजेक्टर ऑपरेटर ने मार दिया था। मगर सैम पर तरस खाकर वो उसे यहाँ से फौरन भागने के लिए कहता है और सैम बिना एक सेकंड गवाए वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं प्रोजेक्टर ऑपरेटर कुछ रील्स इकट्ठा करके अपने कलेक्शंस में रख रहा है, जिसके साथ सारी कहानियाँ यही खत्म हो जाती है। साथ ही ये मूवी भी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी मूवी की कहानी सबसे अच्छी लगी।